हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। वन शॉट रिवीजन होने वाली है और ये टर्म 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। और अगर मैं बात करता हूँ CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर की, तो अप्रोक्स 6 मार्क्स का ये चैप्टर आया था और 5 to 6 मार्क्स का ही ये चैप्टर बनता भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत मज़ा आप लोगों को आने वाला है, बढ़िया तरीके से करेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी ब्लॉक की अगर हम डेफिनेशन कर रहे होते हैं, वो डेफिनेशन होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग किसे बोलोगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता हो। देखिए लिखा भी गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। यहाँ पर देखिए 2-3 शब्द यूज हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बोलता है एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलोगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा हो। पी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा हो। सिमिलरली डी ब्लॉक जिसमें डी सब शेल में, एफ ब्लॉक जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा हो। अब देखिए यहाँ पर एक बात और राइज होती है दैट कि ये वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, ये क्या होता है। देखो जैसे कि हमारे पास एस या पी है, एस या पी जब भी होगा इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एन शेल में जाएगा, nth शेल में जाएगा। और ये जो nth शेल होती है ना, इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। और अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन nth शेल में ना जाके उससे एक शेल कम में जाता है, ये जनरली डी में होता है कि लास्ट में नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन, उससे एक कम में। अभी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, मस्त समझ आएगा और बढ़िया तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। 2x की स्पीड में देख लेना, भले 2 बार देख लेना, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो n-1 है, तो बेटा इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इसे आप लोग बोलते हो पेनल्टीमेट शेल। इट इज नोन एज पेनल्टीमेट। और अगर मैं f की बात करता हूं, तो f में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो लास्ट से 2 कम में जाएगा, इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है, पेनल्टीमेट होता है लास्ट से 1 कम, और एंटी पेनल्टी होता है लास्ट से 2 कम। लास्ट से 2 कम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब देखो, अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 7th शेल में, या वैलेंस शेल हम 7th शेल बोल रहे हैं, तो उसकी पेनल्टीमेट शेल कहलाएगी 6th शेल जो होती है वो पेनल्टीमेट होती है। जो 5th शेल होती है वो एंटी पेनल्टीमेट होती है या फिर प्री पेनल्टीमेट होती है। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो बेटा जी, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता हो, डी सब शेल में, और डी सब शेल की भी पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट ही होती है, ठीक है ना। देखो लिखा गया है, एस के लिए क्या होगा, एस में इलेक्ट्रॉन 0 से 2 तक हो सकते हैं, और डी के साथ क्या लगा, n-1, मतलब एस के साथ जो नंबर लगा उससे 1 नंबर कम। और डी में इलेक्ट्रॉन कितने से कितने जा सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक जा सकते हैं। डी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है 5, जब डी के पास एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, और कुछ केसेस में डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी स्टेबल हो जाता है, बट 5 और 10 में तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये पीरियोडिक टेबल है, आपने कभी ना कभी देखी होगी, है ना। ये जो इलाका है, इलाका तो कुत्तों का होता है सर, हाँ एक डायलॉग था, बट अभी क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये एस ब्लॉक के हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के हैं, और ये एफ ब्लॉक के हैं। जो आपका डी ब्लॉक है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक है, दिस वन। डी ब्लॉक की टोटल 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम होता है, देखो ये दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, है ना। ये हमारे पास सबसे पहले कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। 3D को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में इन डिटेल जो हमने पढ़ना है वो इसी को पढ़ना है, इस वाले को अच्छे से पढ़ना है। तो बाकी और कुछ बातें हैं,
The d block elements in which the atom or ions have incomplete d orbital are called transition element। देखिए d block के elements का जो दूसरा नाम होता है ना वो transition element भी होता है। d block के मैक्सिमम एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का हिंदी में मतलब होता है अधूरे, अपूर्ण, जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। अब डी में पूरे कब होंगे? जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, बट हर एक के डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। डी में स्टार्टिंग तो 1 से होगी, D1 D2 D3 सो ऑन। तो ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। और जिसके पास भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और जिसके पास भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा बेटा जी आप उसे क्या बोलने वाले हो? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलने वाले हो। और यहीं पर कुछ एलिमेंट हैं, लाइक हमारे पास आ जाता है जिंक, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10। इसके बाद आता है कैडमियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10। इसके बाद आता है मरकरी, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d10। हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। सो दे डू नॉट शो मच रिजेम्बलेंस विद अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हो, और वो क्यों नहीं करते हो? बिकॉज उनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, दैट्स वाई उनको हम लोग ट्रांजिशन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जिसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा उसको कैसे ट्रांजिशन कंसिडर करेंगे? ट्रांजिशन तो वो होगा ना जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। तो यहाँ पर सीरीज की बात की जा रही है। सबसे पहले 3D सीरीज है जो स्कैंडियम से जिंक तक है। 4D सीरीज है, ये टीरियम से कैडमियम तक है। उसके बाद है 5D सीरीज। 5D सीरीज ना आपने एंड शब्द यूज किया है क्योंकि ना इसके बाद एक गैप आता है। ये जो गैप होता है ना 4F 5F के लिए होता है। मतलब देखो मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर जूम इन नहीं करूँगा मैं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी देखने में। यहाँ पर जो है F ब्लॉक आ जाता है डी ब्लॉक के बीच में। डी का दूसरा नाम अभी आपने किया, डी का दूसरा नाम होता है बेटा जी ट्रांजिशन, और F का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजिशन के अंदर हो। अब डी ब्लॉक के अंदर है, भले इन्हें जगह बाहर दी गई हो, अंदर इनको क्योंकि सिमेट्री बिगड़ जाती है, दैट्स वाई इनको बाहर रखा गया है, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार। अब सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे डिटेल में हमने पढ़नी है वो 3D सीरीज पढ़नी है। कई सारे तरीके हैं बेटा, जिस मर्जी से याद कर लो। मतलब हमारे स्कूल में जनरली जब हम पढ़ते थे तो हमें कराया गया था शक्ति विकर्मण फीको निकुंजन। बाकी अभी इसको याद रखने का तरीका क्या अपना सकते हो आप लोग? सुनो तुम विवाह ओ ये कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। फीलिंग ऑसम विद 9 अदर्स। मतलब ये स्कैंडियम बोल रहे हो ना। अब टोटल ये 10 बंदे हैं, इस वजह से SC को ये SC बोले तो स्कैंडियम, TI मीन्स होता है बेटा टाइटेनियम, V मीन्स होता है वैनेडियम, CR मीन्स क्रोमियम, Mn मीन्स मैग्नीज, Fe मीन्स आयरन, CO मीन्स कोबाल्ट, Ni मीन्स निकल, Cu मीन्स कॉपर एंड Zn मीन्स जिंक। अब अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है बेटा जी, 21 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो देखो एक तो सब में क्या आएगा। अब ये 11th का टॉपिक है, और अगर आपको नहीं आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, या फिर जो आई बटन आ रहा होगा ना उसमें दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना जिसको नहीं आती है, ठीक है। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? AR18 4s2 3d2, एटॉमिक नंबर 22 है ना, 18 2 20 और 2 22। वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है, 18 2 20 और 3 23। यहाँ पर 2 स्पेशल केस होते हैं बेटा जी, वो कौन कौन से हैं? एक तो है क्रोमियम और एक है कॉपर। 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप लोग। क्रोमियम और कॉपर के साथ क्या सीन है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि डी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जब डी क्या हो जाए, ये सभी सब शेल की बात होती है, या तो वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या फिर वो एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो जाए, ठीक है ना। तो डी की पूरी कोशिश रहती है कि या तो हमारे डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो देखो इसने यहाँ पर डी में क्या कर लिए 5, इसने यहाँ पे डी में क्या कर लिए 10, और एस में जनरली 2 होते हैं, बट इन दोनों के केसेस में एस में क्या हो जाता है बेटा 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन छीन के चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है और इसके बिना आप सीखोगे भी नहीं, तो अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी?
सबसे पहले AR18 4s2 3d6, 18 2 20 और 6 26। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि इसके लिए मत करो यार, Fe2+ के लिए कन्फिग्रेशन करो, तो क्या हो जाएगा 2+ मीन्स 2 माइनस, और माइनस किस में से होगा, माइनस होगा बेटा जी S में से, ये हो जाएगा 4s0 3d6। मैं बोल देता हूँ Fe2+ के लिए मत करो यार, Fe3+ के लिए कर दो। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, AR18 4, देखिए अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, तो माइनस कहाँ से होंगे, पहले S में से 2 और एक D में से चला जाएगा, तो बेटा जी हो जाएगा 4s0 एंड 3d5। भाई साहब एक्स्ट्रा स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे अगला केस पूछता हूँ कि चलो यार कन्फिग्रेशन करके बता दो आप लोग मुझे क्रोमियम की, है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और ये एक स्पेशल केस है, शायद आपको पता हो। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, AR18 4s1 और 3d5, है ना, 18 और 1 19 और 5 24। अब मान के चलो कि आपको कोई बोल देता है CR ना, आप लोग 3+ की कन्फिग्रेशन कर दो। ठीक है, तो 3+ बोले तो 3 माइनस करने हैं, है ना, और मेटल है, मेटल पे जनरली पॉजिटिव चार्ज, जनरली क्या पॉजिटिव ही आता है, और पॉजिटिव का मतलब है कि आप इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करने वाले हो। ठीक है, अब 3+ है मीन्स 3 माइनस होगा, और माइनस किस में से हो जाएगा, ये AR18 4s0 और 3d3। ठीक है ना, 3+ है मीन्स 3 आप लोग माइनस करोगे और वो हो जाएगा ये एक S में से और 2 D में से। कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन में आ रहा है ना कि हाँ सर ये क्वेश्चन करना है। मान के चलो कि मैं आपको बोलता हूँ CO की कन्फिग्रेशन कर दो, CO का एटॉमिक नंबर 27 है, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, सब में AR18 तो आने वाला है, AR18 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा 7, 18 2 20 और 7 27। मान के चलो आपको बोला जाता है CO 2+ की कन्फिग्रेशन कर दो, 2+ तो लगभग सब में आ जाता है इनमें, तो एटॉमिक नंबर कितना है 27 है, तो अब कन्फिग्रेशन यही रहेगी, बस 2 माइनस कर दोगे, और माइनस कहाँ से हो जाएगा, S में से, ये S हो जाएगा 4s0, और 3d क्या हो जाएगा बेटा इधर 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये कन्फिग्रेशन के कुछ एग्जांपल हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के पॉइंट्स, देखिए एटम्स क्या होते हैं, एटम कुछ इस तरह से होते हैं ना कि सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के राउंड में शेल होती हैं बड़ी सारी। अब न्यूक्लियस के सेंटर के पॉइंट से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो हमें मूव करना होगा लेफ्ट टू राइट। जब भी कभी हम S और P ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब भी हम कभी D एंड F की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एंड सो सॉरी यार बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा थोड़ा सा, एक्चुअली नीचे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बस आप लोग समझ सकते हो यार, थोड़ी सी मजबूरी है, एक हमारे स्टाफ मेंबर दरवाजा खोल के चले जाते हैं। चलो D और F में क्या होगा बेटा जी, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करने वाले हैं। ठीक है ना, अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या ही हो जाएगा भाई, अब पढ़ते हैं ना। तो 3D सीरीज में बेटा जी जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना तो साइज कुछ ऐसा पैटर्न होगा, पहले साइज डिक्रीज होगा इनिशियली, ठीक है ना, फिर साइज कांस्टेंट रहेगा, एंड इन द एंड ऑफ द सीरीज साइज जो है वो इंक्रीज होता चलेगा। सर कैसे बोल रहे हो, बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूँ। कुछ इस तरह से होगा, ये दिख रहा है, पहले साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर साइज थोड़ा सेम रहेगा, और फिर साइज इंक्रीज करता चला जाएगा ऐसे। ये देख लेना 10 होने चाहिए। मैं ग्राफ की हेल्प से आपको दिखा देता हूँ, और ग्राफ इसीलिए बनाए रखे गए हैं सो दैट कि ना आपको थोड़ा सा ना फील आए कि यार सर कहना क्या जा रहे हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा ग्राफ को मैक्सिमाइज करते हैं। तो देखिए ये इनका रेडियस है। अब अगर हम 3D सीरीज की ही बात करेंगे, ये 3D सीरीज का साइज है, डिक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा सेम रह रहा है, और फिर इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज सेम और फिर इंक्रीज। सर ये क्या इरेगुलर ट्रेंड क्या है? देखो बेटा जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, और जीवन इज केमिस्ट्री। क्या सर ज्ञान मत दो, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ी बहुत तो अजीब बात होगी ही। अब अजीब बात क्यों है समझते हैं। देखो लिखा भी गया वैसे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेज लार्जली, देन डिक्रीजेज स्लोली, या कह लीजिए रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इंक्रीजेज इन द एंड ऑफ द सीरीज। अब जो इनिशियल डिक्रीज है वो किस वजह से है? देखिए बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
लिखा भी गया है, दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन द बिगिनिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे मूव करोगे, है ना, मिड तक पहुंच गए, मिड तक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मिड में एक इफेक्ट राइज होगा, शायद आपने इस इफेक्ट का नाम पहले भी सुना है, नहीं सुना है तो भाई मैं बैठा हूं बताने को, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल भी, पढ़ाई की तो बिल्कुल मतलब, और बाबू सोना नहीं बन रहा है मतलब वो तो लेना ही पड़ेगी टेंशन तुम्हें, है ना, वो तो अब तुम्हारे भाई की भी नहीं है। एंड में करवाड़ ने अरेंज मैरिज ही करवाई, बहुत देखा कि हो जाए कुछ, बट नहीं बनी बात तो फिर क्या करें। चलो शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन होती है हमारी, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, outer electrons feels less attraction towards nucleus due to the repulsion caused by inner electrons, बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, मैं जैसे बताता हूँ, ये हमारा ना न्यूक्लियस है, और बिल्कुल ना फनी वे में सुनाऊंगा तुम्हें ना, वाइब आएंगी, अरे सर इतना बढ़िया। ठीक है, ये है। अब इधर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब देखो यार, जितनी वाइब्स ना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आ रही होगी ना, उतनी वाइब्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आ रही होगी। रीजन बिहाइंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डिस्टेंस ही ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन वैसे भी कम हो जाती है। दूसरा ये है कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड का काम करेंगे, उसके लिए रुकावट पैदा करेंगे भाई, वो उसको अंदर आने नहीं देंगे। अब कहे तू कैसे आ रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट को आप बिल्कुल, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रंजल दीदी, प्रंजल दीदी इज प्रंजल दैया, मतलब मेरे से ज्यादा फेमस है ये हरियाणा में, वैसे तो सारे मुझसे ज्यादा फेमस है, गंदा जोक था, हंसी नहीं आई, ठीक है। अब प्रंजल दीदी के शो में मान के चलो बड़े सारे मस्टंडे बैठे हैं इधर, और इधर तुम्हारा भाई बैठा है भारत जी अपने, ये भी बहुत बड़े फैन है, तो ये भी, अब ये अट्रैक्शन फील कर पाएंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर डिस्टेंस ज्यादा है, और मैंने कहने लोगों थोड़ा दूर हो जाओ यार, मेरे को भी देख लेने दो, ये मेरे को पकड़ के फिजिकल वायलेंस कर सकते हैं, ये नहीं अट्रैक्शन होने देंगे। ये पहले बैठे हैं, इनको ज्यादा फील आ रही है, तो भाई साहब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इसी को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट, कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो फील नहीं आ रही है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आ रही है। चलो बहुत शानदार। तो अब बेटा जी क्या होगा कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट राइज हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे और साइज कांस्टेंट रहने लगेगा। इन द एंड ऑफ द सीरीज, अच्छा ये पढ़ लो, with the increase in number of electrons in n-1 d subshell, the screening effect of these d electrons on the outermost ns electron also increases. Screening effect बढ़ जाएगा. This increased screening effect counterbalance the effect of increased nuclear charge, therefore the atomic radii remains almost same. और एंड में क्या होगा, जब बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हम लोग, एंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा कि उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगी। इन द एंड ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस, so the size of atom increases. क्लियर है बेटा? ट्रेंड कुछ ऐसे है, ट्रेंड कुछ ऐसे है, पहले साइज डिक्रीज, ठीक है ना, फिर साइज सेम, और फिर साइज इंक्रीज। क्लियर है ना? अब साइज डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज कांस्टेंट क्यों रहा? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और साइज इंक्रीज क्यों हुआ? बेटा जी तीन ट्रेंड है और तीनों का रीजन हम लोग बता चुके हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस, क्षमा चाहता हूँ, आयनिक रेडियस। अब जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो मेटल्स होती हैं बेटा इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो साइज ऑफ एटम क्या होने वाला है, इन जनरल अगर आप बात करते हो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। ठीक है ना, देखिए लिखा भी गया है, इन जनरल ions of the same oxidation state in a given series show progressive decrease in radius with increase in atomic number। और क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिपीट करो बेटा, अब ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आयंस बन जाएंगे, इन पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया ना भाई, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज कम हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिए, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, मतलब एक एलिमेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक एलिमेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 का मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, +2 का मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसने दिए हैं उसका साइज ज़्यादा कम हो जाएगा, लिखा भी गया है। आयनिक रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज हायर देन Fe3 पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये ना बढ़िया मेटल्स होती हैं भाई साहब, जितनी भी मेटल्स वाली बढ़िया वाली प्रॉपर्टी होती है ना, मस्त, मतलब चाहे आपको इनकी डक्टाइल नेचर हो, चाहे इनकी मैलिएबिलिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी हो, सोननेस हो, है ना, जो भी आप लोग बोल सकते हो ना, सभी अच्छी प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, एक दो एक्सेप्शन मिल जाते हैं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का फंडा क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उतना मेटालिक स्ट्रेंथ भी हाई हो जाएगी। ठीक है ना। अब अच्छा ये ट्रेंड देख लीजिए, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीज। पहले तो ना मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, सर इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर ना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, अनपेयर कम हो जाते हैं, और जब अनपेयर कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा गया है, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई जो टंगस्टन दादा है, टंगस्टन W हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसमें एक मरकरी है, मरकरी इज द ओनली कलंक इन डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब मरकरी एक मेटल है, और मेटल होते हुए भाई साहब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बोलो क्या इज्जत रखी है इन्होंने। मरकरी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं। तो याद रखिए कि जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने बोला, ये सभी मेटल्स की बढ़िया प्रॉपर्टी शो करते हैं, शो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल मेटल। और याद रखिए जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी वजह से क्रोमियम बहुत हार्ड है, जिंक कैडमियम आपसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन वाई जिंक इज हार्ड, कि जो जिंक दादा हैं वो हार्ड क्यों हैं, सख्त लोंडा है भाई। जिंक नहीं, क्रोमियम। ठीक है, अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो AR, बहुत गंदा किया मैंने ये, AR 18 4s1 3d5। S में कितने हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। वन 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड है। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंगर इज मेटालिक बॉन्ड। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, उतना ही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा
उतनी बढ़िया बात है ना भाई, है ना, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, दैट्स व्हाई क्रोमियम इज हार्ड। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन आता है वाई जिंक इज अ सॉफ्ट मेटल, जिंक इज अ सॉफ्ट मेटल। जिंक एक कैसी मेटल है भैया? सॉफ्ट मेटल है। तो देखिए बेटा, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s2 3d10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिंस जिंक हैज no unpaired electron, no unpaired electron, so strength of metallic bond is weak and it is a soft metal। ये क्या भी है हमारे पास? एक सॉफ्ट मेटल होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सिंपल सी डेफिनेशन होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of solid into 1 mole of gas, 1 mole of गैस। एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको ही हम लोग बोलते हैं एटमाइजेशन एनर्जी, या फिर इसे आप लोग सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हो। इसको ही आप लोग क्या बोलोगे? एटमाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी। और क्या कह सकते हो आप इसे? सब्लिमेशन इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी क्या होता है? एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर लेना, सब्लिमेशन एनर्जी। अब बेटा एक सिंपल सी बात है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो जो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उसकी एटमाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या होगा? जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसी वजह से उतनी ज़्यादा एटमाइजेशन इंथैल्पी भी होने वाली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एटमाइजेशन इंथैल्पी एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रॉन्ग कौन कितना होगा डिपेंड करता है कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज करती है ना। अब जो डी ब्लॉक है वो एग्जिस्ट करता है एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक से। अब एस के राइट में है तो एस से तो हाई होगी, ठीक है ना, और पी के लेफ्ट में है तो पी वालों से लो होगी। लिखा भी गया है इस आयनाइजेशन एनर्जी लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बट लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लेफ्ट राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। अभी क्वेश्चन आता है सर, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना मेटालिक बॉन्ड से कोई पंगा नहीं होता? न्यूक्लियर चार्ज पे पंगा होता है, साइज पे पंगा होता है, और स्टेबिलिटी की बात होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वाई जिंक कैडमियम। अच्छा इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन ही जाएगा भाई, आप देख लेना, इनसे रिलेटेड आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को श्योरली मिलने वाले। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा क्यों होती है? तो देखिए, जो जिंक है 3d10 है और फुली फिल्ड है,
अब फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है मतलब वो स्टेबल है, और कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपनी स्टेबिलिटी को क्यों ब्रेक करेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, जिंक हैव या जिंक कैडमियम मरकरी हैव fully filled d orbital, fully filled and extra stable d orbital. That's why their ionization energy is very high. Their ionization energy is very high. बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम पढ़ें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरस्टिशियल साइट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इंटरस्टिशियल साइट है ना, इंटरस्टिशियल साइट। देखिए जब हम किसी भी सॉलिड के एटम्स की बात करते हैं, जब वो एटम्स पैक होते हैं तो उनके दरमियान, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली बच ही जाती है, और इस खाली जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस वैकेंट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, वॉइड। और जब इन वॉइड्स में छोटे छोटे एटम्स आके फिट हो जाते हैं, लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एटम अगर फिट हो जाएं, अगर इधर स्मॉल एटम्स आ गए, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो इन छोटी छोटी जगह को भर लेंगे। अब बेटा जी हमारे पास ये जो कंपाउंड बन के निकला ना, ये वाला, दिस कंपाउंड इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसको ही आप लोग क्या बोलने वाले हो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलने वाले हो। क्लियर है? अच्छा थोड़ा हरियाणवी टच रहेगा भाई, तो मतलब ज़्यादा माइंड मत करना कि क्लियर है क्यों बोलते हो सर, हो जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन एटम। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है, और ये देखो ना छोटे छोटे एटम फिट भी कर रखे हैं। अच्छा बड़ी खास बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नेदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट, ना तो आप इन्हें आयनिक बोल सकते हो ना कोवलेंट, और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, जहां पर ना कटायन टू द अनायन का रेशियो सेम ना हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं NaCl है, अब NaCl में एक तो पॉजिटिव पोर्शन है और एक नेगेटिव पोर्शन है, 1:1, तो ये रेशियो सेम है, इट इज स्टोइकोमेट्रिक। कटायन टू द अनायन का रेशियो जो है वो सेम है। आगे बढ़ो, अब जैसे इसमें देख लो Mn4n, Fe3n, VH 0.56, TiH 1.7, ये जो है यहाँ पर रेशियो सेम नहीं रह रहा, और रेशियो जब सेम नहीं है तो मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। यहाँ पर भी कुछ आएगा। द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, इतनी हार्ड होती हैं कि एक टंगस्टन कार्बाइड होता है, और भाई साहब हार्डनेस में ना मतलब डायमंड से पंगे ले जाते हैं कि बे तू क्या है बे, इस तरह से लिटरली ऐसे बोलते हुए सुना था मैंने एक दिन सपने में, मतलब मजाक कर रहा, वो हार्ड होते हैं। रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये गुण इनका नहीं जाता है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर केमिकली इनर्ट, रिएक्शन नहीं करते बट बिजली पास करा सकते हो। नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु बोले तो धातुओं का मिश्रण आसानी से बन जाता है। दो मेटल लो, गर्म करो, मिक्स कर दो, मिक्स हो जाएगी, गर्म करके पिघल के ना मिक्स हो जाती है। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अलॉयज बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक। देखो क्या होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो साइज होता है ना वो लगभग सेम रहता है, और सॉरी साइज लगभग सेम हो जाने से क्या हो जाता है कि इजीली एक मेटल के एटम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी मेटल के एटम्स को। मैं समझाता हूँ, शायद आप मेरी भावनाओं को समझो। नो, हम भावनाओं को नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे ये एक मेटल है, ये हमारे पास बी एक मेटल है, और ये हमारे पास सी एक मेटल है। अब मेरी बात समझो, किन को मिक्स करना थोड़ा इजी है।
अब आपको भी दिखाई दे रहा है कि यार जिनका साइज सेम रह जाता है ना उनको मिक्स करना ईजी रह जाता है। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक बहुत मोटे की बहुत पतली से शादी हो जाए, वो मिसमैच हो जाता है, थोड़ी ना फील सी नहीं बनेगी उसमें है। तो यही होता है ना कि हाँ पतले की पतली शादी होनी चाहिए, मोटू की मोटे की शादी हो जानी चाहिए, वो ठीक रहता है जोड़ा। बट मिस मैचिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन, मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अलॉयज। और अलॉयज बनाते क्यों हैं? बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू विच दे कैन इजीली रिप्लेस द एटम ऑफ अदर मेटल। एक मेटल के एटम बहुत आसानी से दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत इजीली मिक्स होकर बना भी देते हैं। अलॉयज दैट फॉर्म्ड एंड ऑफन हैव क्या होता है इनके पास? एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोरिजन को भी नहीं पकड़ते हैं, कई सारी खास बातें होती है। देखिए जब भी अलॉयज को जब भी मेटल्स को मिलाया जाता है, वो क्यों मिलाया जाता है, क्या जरूरत है? प्योर रखते हैं ना, अच्छा भी लगता है प्योर शब्द कहने में, शुद्ध मेटल। बट क्या रहता है कि सारे गुण ना एक मेटल में नहीं मिलते। लाइक गोल्ड है, बढ़िया है, जंग नहीं लगता, बट वो बहुत सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा सोने की चैन झपट ली, बड़े किस्से होते हैं, बट किससे ना लोहे की चैन झपट के ले गया कोई, ऐसा जनरली नहीं होता। मतलब ज्यादा चिंदी आ गया ना तब तो शायद झपट भी ले, वरना लोहे की चैन झपटी भी नहीं जाएगी, वो बहुत हार्ड होती है भाई, गला ही। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो गोल्ड जो है बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें हार्डनेस के लिए ना वो फिर 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, वो वाली कैटेगरी आते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि ब्रास है, ब्रास में कॉपर एंड जिंक है, ब्रॉन्ज है, कॉपर एंड टिन है। मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया ब्रास एंड ब्रॉन्ज। अच्छा ये प्रॉपर्टी मेरी फेवरेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक मतलब किसी सब्सटेंस को हमने मैग्नेट के सामने रखा तो पॉसिबल है उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करे, पॉसिबल है अट्रैक्शन ना शो करे, पॉसिबल है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो कर दे भाई, बहुत ज्यादा रिपल्शन भी हो सकती है, बट उसको हम नहीं देखेंगे। दो बातें करते हैं, अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी। अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, और अगर वो उसकी तरफ रिपल्शन शो कर रहा है तो उसकी तरफ मतलब वो क्या है? डायमैग्नेटिक है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो कविताएं होती हैं, कविताएं मतलब जो लेक्चर्स होते हैं, उनकी जो हीरोइन है वो परंजल दीदी तो डर के बोलना पड़ता है, परंजल दहिया। अब क्या है कि जो अपने भारत जी हैं वो कपल हैं, पेयर्ड है, वो अट्रैक्शन शो नहीं कर सकते, दिल बहुत करता है बट नहीं शो कर सकते। बट जो अनपेयर्ड है लाइक आप लोग किधर भी बहुत अट्रैक्शन शो कर सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, जहां मर्जी जितनी मर्जी अट्रैक्शन फेंको, तुम्हारे पास परमिट है, हमारा परमिट कैंसिल हो चुका है वो वाला, समझ रहे हो? तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो दूसरी तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जो दूसरी तरफ रिपल्शन शो करते हैं। लिखा गया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड while paramagnetic substance are attracted by magnetic field। और कुछ सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस which are attracted very strongly by the applied magnetic field are called पैरामैग्नेटिक। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आता है, उसका नाम है गौरव। वो भाई साहब उसकी आधी क्लास में ना रोना रहता है, सर कब होगा सर, मुझसे कोई बात नहीं करती, कोई भाई कह के ही बात कर लो। वो इतना सिंगल बंदा है, इतना सिंगल है। वो कह रहे हैं ना किसी को भी नोट्स चाहिए मेरे से नोट्स ले लो, मैंने सारे नोट्स बना रखे, कोई बात तो कर लो। मतलब वो ऐसे है, वो पैरामैग्नेटिक है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, बता दिया पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जो अट्रैक्शन शो करता है। और अट्रैक्शन कौन शो करेगा? जो सिंगल होगा, जो अनपेयर होगा। और अगर कोई पेयर हो जाता है तो वो अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो, नींद आ रही है? हो जाता है, मैं कोशिश करूंगा हाई जोश से बोल रहा हूं मैं, तुम्हें नींद ना आए, है ना। अच्छा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? इन नेचर इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। द पैरामैग्नेटिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इनकी जो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो ब्रो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट। और याद रखिएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड फॉर्मूला होता है इसका रूट n इंटू n+2 bm, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है,
कुछ भी हो सकता है वैसे। Fe3 पॉजिटिव है। मैंने आपसे पूछा बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसका क्या फंडा है। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। जब इसकी कन्फिग्रेशन करते हो तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी, Ar18 4s2 3d6। 3 प्लस है मतलब 3 माइनस करोगे, और माइनस कहाँ से होगा, सबसे पहले एस में से, 4s0। 3 प्लस मीन्स 3 माइनस करने, 2 तो एस में से हो गए, अब एक किस में से होगा, डी में से, तो 3d5। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, 1 2 3 5। 1 2 3 4 एंड 5। म्यू क्या रहेगा, रूट n इंटू n प्लस 2। अब इधर अनपेयर है तो 5 इंटू 5 प्लस 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 इज 7, 7 इंटू 5 इज 30, अरे 5 प्लस 2 इज 7 इज 35। क्या सर आप हमारे वाला मैथ कर रहे हो, और ये भारत जी अपनी गलतियाँ छिपाते हुए। चलो अब देखो इधर अनपेयर्ड है ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। कन्फिग्रेशन कर दीजिए, Ar18 4s2 3d10, या 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो, 2 माइनस हो जाएगा, वैसे में से हो जाएगा। अब डी में कर दो भाई 10 इलेक्ट्रॉन फिल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, so it is डायमैग्नेटिक। ठीक है, वैसे तो म्यू नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी करना मत, बट स्टिल दिल कर रहा है तो कर लो, ठीक है ना। म्यू इज रूट n इंटू एन प्लस 2, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड कितने हैं भाई, 0 है मेरे ब्रो, एंड 0 इंटू 0 प्लस 2। अब देखो कई ना बहुत बढ़िया मैथ वाले होते हैं लाइक मी, वो पता क्या कर देंगे, 0 प्लस 2 2 है, ये 0 से 0 मल्टीप्लाई, ये तो 0 बट 2 आ जाएगा, और रूट 2 आ जाएगा, बट ये 0 से कुछ मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाता है, तो याद रखिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं था मैंने, आप लोग मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो CO3 पॉजिटिव है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर लेना, ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, डायमैग्नेटिक होगा तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगी, वो कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, ठीक है। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स शब्द आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वरना देख लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसा बनता है, किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बनते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन होगी, व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ना, ये जनरली डी ब्लॉक से ही होती है। सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड टू न्यूट्रल और अनायनिक मॉलिक्यूल, और इन न्यूट्रल या फिर अनायनिक मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, लिगेंड्स, बाय एक्सेप्टिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, दैट इज एम, जो कि जुड़ा होता है एक लिगेंड से, और कैसे जुड़ा होता है उससे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी है वो ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की वजह से देखी जाती है, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जनरली डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये डी ब्लॉक से ही क्यों बिलोंग करता है, ऐसे डी ब्लॉक ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं,
तो चलो बताता हूँ इसने क्या अच्छे कर्म करे हैं। इधर आओ। सबसे पहली बात, भाई का एटॉमिक रेडियाई बहुत स्मॉल है। स्मॉल एटॉमिक रेडियाई की वजह से क्या होता है कि ना किसी के साथ भी मिक्स होना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बस में सीट नहीं है, एक छोटा सा बच्चा, एक बड़कू सा बच्चा है। बड़कू से बच्चे को कोई सीट नहीं देगा, छोटू बच्चे को तो कोई भी सीट दे देगा आसानी से। दूसरी बात है, इनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। अब क्योंकि लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इलेक्ट्रॉन विच कैरी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को कोई एक्सेप्ट तब करेगा ना, तब लेगा ना जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहे। ठीक है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। इनके पास डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट, और उस खाली डी ऑर्बिटल में ये कोई बोलता है ना कि लिगेंड मेरे को इलेक्ट्रॉन देने, बताओ तुम्हारे पास जगह एक आन दे, खाली जगह पड़ी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट, ये शब्द मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस, है ना, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज द speed of a chemical reaction without undergoing any change in itself, any change in itself। कैटलिस्ट किसे कहते हैं भैया? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं और उन पर खुद पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि N2+3H2 है ना, ये बड़ी फेमस प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसे, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए हम यहाँ पर आयरन का यूज करते हैं। आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। जैसे एक दूसरी है 2SO2 + O2, ठीक है, 2SO3, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में एक स्टेप है ये, और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं V2O5। जैसे कि हमारे पास है C2H4, इसको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें जोड़ देंगे हम लोग क्या, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये बन जाएगा CH3। ये सुना होगा, इट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन करते हो तो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड से क्या हो जाते हैं भैया, सैचुरेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात पे आते हैं, तो क्या है ये कैटलिस्ट है। या एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ना, अब स्कूल लेवल की लड़ाई है। अब स्कूल लेवल की लड़ाइयाँ कैसे होती हैं भाई, बताओ? 2-3 बात पे हो सकती है, या तो कुछ गाली गलौच हो गया होगा, है ना, या मतलब लड़की का चक्कर भी हो सकता है। बाबू भैया मान के चलते हैं लड़की का चक्कर है। A और B की लड़ाई होगी, A की गर्लफ्रेंड B ने छेड़ दी, B ने ट्राई करा उस पर, एंड ये बात पता चल गई है। मतलब इन्होंने टाइम रख लिया कि चलो ठीक है स्कूल के बाद मिलते हैं। स्कूल में तो जनरली ऐसे होता है ना कि चलो स्कूल के बाद आ जाओ भाई, स्कूल के बाद देख लेंगे। तो ये बात पता चल गई एक C नाम के स्वादी को। स्वादी मतलब होता है मजे लेने वाले, जो जनरली होते ही हैं दुनिया में। तो इस C नाम का बंदा गया A के पास, सुनो भाभी छेड़ दी भाई। B के पास गया, देख यार लाइक तो वो तुझे करती है, मैंने देखा हुआ। फिर A के पास गया, भाई तेरा खून नहीं खोल रहा क्या? पूरा स्कूल जानता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना सच्चा प्यार करते हो, उसकी हिम्मत कैसे होगी? फिर B के पास गया, भाई देख इस काम में मैं तेरे साथ हूँ। अबे A की तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, भाई जोड़ी तो तुम दोनों की बढ़िया लगेगी। फिर A के पास गया, यार एक तो भाभी छेड़ी थी और ऊपर से गालियां दे रहा है, तो सुन के इसने भी एक आधी गाली दे दी। B के पास गया, अब यार जब बाहर का टाइम रख ही लिया है तो फिर गाली गलौज करने क्या मतलब, वो तो तेरे परिवार में सबको गालियां दे रहा है। अब जो लड़ाई स्कूल के बाद होने वाली थी, है ना, फुल टाइम, वो लड़ाई फुल टाइम का वेट नहीं करेगी भाई, वो मे भी अगले पीरियड में तैड फैड हो जाए। तो C ने यहाँ पर किसका रोल प्ले किया है? C ने यहाँ पर रोल प्ले किया है पॉजिटिव कैटलिस्ट का। और पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं हम लोग? विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन,
ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, मान के चलो एन नाम का कोई बंदा है, वो ए के पास गया, सुना है भाभी छेड़ दी, फिर बी के पास गया, क्यों छेड़ी, बी ने कहा भाई वो मेरे को देख रही थी, अरे भाई उसकी तो आंखों में फर्क है, वो सबको ऐसे देखती है। फिर ए के पास गया, भाई तुम दोनों एक गांव के हो, लड़की के ऊपर लड़ाई करोगे यार। बी के पास गया, अरे वो तो तुझे बिल्कुल सगे भाई की तरह मानता है और तूने लड़ाई का टाइम रख लिया। फिर ए के पास गया, भाई वो तो सॉरी भी फील कर रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। बी के पास गया, यार तुम अच्छी बातें हैं तुम्हारी, ऐसे जनरली देखने को नहीं मिलते हैं बट मान के चलते हैं और ये भाई साहब यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहे होंगे, ये भाई साहब यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होंगे। और नेगेटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं, विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, कई सारे रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रिएक्शंस को होने के लिए ना एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो होते हैं ये पाउडर फॉर्म में ना बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पर रिएक्शन इजीली होकर प्रोडक्ट बना देती हैं। और इसका एक दूसरा बड़ा रीज़न है दैट दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, तो जिसको जितने की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन देकर उसका काम चला के प्रोडक्ट बनवा देते हैं, ठीक है ना। लिखा गया है दैट दे हैव एबिलिटी टू अडोप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं और इसी वजह से अच्छे कैटलिस्ट हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस तो दादा ये बनाते हैं, बहुत बढ़िया वाले कलर, रंग बिरंगी है जिंदगी इनकी, और रंग बिरंगी जिंदगी उसी की है जो सिंगल है। पेड़ होके तो जिंदगी रंगहीन हो जाती है, क्या हो जाती है भैया, रंगहीन, और अदरवाइज आप लोगों की जिंदगी भी क्या है, रंगीन है, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। इफ और लिखा गया है इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड। और क्यों होता है इसका, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। सर डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, मान के चलो डी में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये जंप करके इधर चला जाएगा, T2G से EG में जंप कर जाएगा, और इसी वजह से याद रखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी ट्रांजिशन होनी चाहिए, डी से दूसरे डी में। देखिए जनरली जो मेटल का कलर होता है ना, जितनी मेटल को देख लो, एक गोल्ड को छोड़ दो और एक कॉपर को छोड़ दो, जितनी मेटल्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी उन सबका कलर सिल्वर होता है। अब जो वो मेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर शो कब करती हैं, या तो आप उनको एक्साइट करो या तो उनको हीट दो, तब लोहा रंग बदलता है, ठीक है ना। अदरवाइज लोहे को कर देखो वो सिल्वर कलर का होता है, चांदी भी सिल्वर कलर का होता है, प्लैटिनम भी सिल्वर कलर का होता है, जो भी देख लो यार सिल्वर कलर का ही होता है। तो सीन क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्साइट होके ऊपर वाले डी में चले जाएंगे, और इसी को डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं, और इसी वजह से वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए आपसे, अच्छा यहाँ पे ना कौन कौन सा कलर शो करेगा ये डिसाइड करता है एक कलर व्हील, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, कलर व्हील कुछ इस तरह से होता है। सर्कल सा लग नहीं रहा, लगेगा कैसे, था ही नहीं। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, और इसमें क्या क्या आएगा, विबग्योर, विबग्योर, आई गायब हो जाता है इधर। अगर कोई सब्सटेंस मान लो कि वॉयलेट कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो येलो कलर एमिट करेगा, येलो कलर शो करेगा, और येलो की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो वॉयलेट कलर। सिमिलरली अगर कोई ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ऑरेंज कलर शो करेगा, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू कलर, रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड। ये वाला फंडा होता है। और आपसे पूछा जाता है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर कलरलेस,
भाइयों की ज़िंदगी जो है रंगहीन है। ऐसा क्यों? क्यों होगा भी ऐसा? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनका जो डी ऑर्बिटल है ब्रो वो फुली फिल्ड है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10. So no dt transition is possible. No unpaired electron is present. No unpaired electron is present. No dt transition is possible. So it is कलरलेस। ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो भाई साहब ये कलर भी शो करेंगे नहीं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा सबको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, फील आ रही होगी। नेक्स्ट है भाई साहब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहा जाता है बेटा? चार्ज अपीयर ऑन एटम्स, चार्ज अपीयर ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में एटम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास है CaO, अगर आप इसे ब्रेक डाउन कर दो तो ये क्या हो जाएगा? Ca2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। बेटा ये जो चार्ज आया है ना, ये जो चार्ज आया है C के ऊपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और याद रखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लिखा गया है शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसका N-1D एंड NS स्टार्टिंग में क्या होगा? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 0 से 2 थी, N-1D 1 to 10 थी। इनमें ना इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब NS के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और N-1D के भी, मतलब 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे और 3D वाले भी। अब दोनों मिलके जब काम करते हैं तो मजा आएगा ना बिडू। ठीक है, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। अब आप देख लो, आपके सामने है स्कैंडियम +3 शो कर रहा है, टाइटेनियम +2 +3 +4, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, राइट द नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, जिंक ट्रांजिशन नहीं है, स्कैंडियम ट्रांजिशन है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में वो कौन कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? वो है स्कैंडियम जो कि +3 शो कर रहा है, वो है जिंक जो कि +2 शो कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन आ सकता है, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? दैट इज मैग्नीज, जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? दैट इज ऑस्मियम विच शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, और कॉपर भैया 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 भी +2 भी, और इनकी +2 ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसा क्यों होता है सर? देखो, ये +1 है, इसको पानी में डाल लेंगे तो भाई साहब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन? मतलब जब मैंने पहले साल पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मेरे से बोला ही नहीं जाता था, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं? इन विच सेम एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करता रहे और रिडक्शन भी शो करता रहे, उसे ही आप लोग क्या बोलते हो? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये देखो, Cu1 पॉजिटिव है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो रही है और 0 भी हो रही है। +2 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन है इस पे। ठीक है ना, और +1 से 0 हो रही है, इट मीन्स इस पे रिडक्शन है। अब ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इनको मजबूर कर देंगे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पे, वही इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना ज्यादा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है?
ऑक्सीजन। अरे सर ये क्या मजे ले रहे हो आप, मेरी बातें तो मजे ही लगेंगी भाई तुम्हें। हाँ तो फिर बोलो ना फ्लोरीन क्यों नहीं शो कर रहा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, शायद याद आए तुम्हें, सुना भी होगा। जैसे MnO4 नेगेटिव है, या प्रॉपर बताऊँ तो KMnO4 होता है। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Mn को क्या मान लोगे X, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन -2, पोटेशियम कितने हैं 1 ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 + x 4 × -2 इज -8 इक्वल्स टू 0, +1 - 8 इज -7 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई 7 हो गई। अब ऑक्सीजन क्या, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा MnO ऐसे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनाने की शक्तियां हैं, फ्लोरीन के पास डबल बॉन्ड बनाने की शक्ति नहीं है, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। लिखा भी गया है दी एबिलिटी, भाई साहब नोट्स A1 बना रखे हैं, और अब उसमें ना जब आपको मतलब 1 या 2 दिन बाद जब मिलेंगे वो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे सभी नोट्स में, तो मज़ा आ जाएगा। बस पढ़ लो। टर्म 1 में बहुत सारे बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल आए हैं, जो पेड बैच के थे या फिर जो यूट्यूब पे पढ़े थे। बस तुमने अपना काम करना है, अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, वो टेंशन मत लो। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबिलाईज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड वाइल फ्लोरीन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, इसी वजह से तो जो हाईएस्ट फ्लोराइड है वो MnF4 है, जहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और जो हाईएस्ट ऑक्साइड है वो Mn2O7 है, जहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहती है। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, मैंने ही करवाया है अभी रिसेंटली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट भी देख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए बाबू भैया, फंडा क्या है, फंडा कुछ ऐसे है, जब आप एक मेटल को ना, किसी भी मेटल को मान के चलो ये हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डाल दोगे, बहुत गंदा किया है तो मैंने, ठीक है, उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड का मतलब है कंडीशन स्टैंडर्ड रखी गई है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में आप लोग इसे क्या कर सकते हो, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू either lose or gain electron when it is placed in its own solution, जब हम इसके खुद के सॉल्यूशन में डालते हैं। और याद रखिए, और कंडीशन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पर टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, और कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। ठीक है ना, अब देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, रिडक्शन वाले को ही बोलते हैं। ठीक है ना, चलो अब ये जो बेटा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लिखा गया है द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन, 3 तरह की एनर्जी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमाइजेशन इंथैल्पी या फिर सब्लिमेशन इंथैल्पी कह सकते हो, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी, एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। 3 तरह की एनर्जी होती हैं, एटमाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड लास्ट हाइड्रेशन एनर्जी। अब सर एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटमाइजेशन एनर्जी क्या किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ गैस। आप एक सॉलिड को पहले गैसियस मोल में कन्वर्ट करोगे,
उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आप उस गैसेस मोल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं बेटा, जब वो आयन जो बन चुका है, वो जो गैसेस आयन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बना है, आप उसको पानी में डाल दोगे, पानी उस आयन को घेर लेगा और वहां से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन तीनों तरह की एनर्जी को सम किया जाता है और ये सम जनरली नेगेटिव आता है, जनरली सिर्फ एक केस में पॉजिटिव आता है, कॉपर के केस में नेगेटिव आता है। और इसी वजह से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर कह लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, वो नेगेटिव आता है। अपने सीरीज देखी भी होगी, मोस्टली एलिमेंट्स की वैल्यू माइनस में होती है, कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू प्लस में होती है, कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। क्यों होती है वो भी देखते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर एक एक एनर्जी मैं बता दे रहा हूँ। ये एक सॉलिड था, सॉलिड से सबसे पहले आपने गैस बनाई, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी जो कि पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कौन सा समझते हो, कि आपने एनर्जी देनी पड़ रही है। ऑब्वियसली अगर आप सॉलिड से गैस बना रहे हो तो वहां से एनर्जी निकलेगी तो नहीं ना भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आपने उस गैसेस आयन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगेन एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा एच पॉजिटिव। अब इस गैसेस आयन को पानी में डाल दिया, एक्वस हो गया गैसेस आयन, तो क्या होगा बेटा, अब एक्वस हो गया, पानी ने घेर लिया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और यहाँ पर डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैं कोशिश करता हूँ इसको अगले पेज पे लिख के लेने की, ठीक है। अब 2-3 बातें यहाँ से समझना बेटा, इसको याद कर लेना अच्छे से, पीयूसी प्लीज। और प्लीज एक और हम्बल रिक्वेस्ट करो, मुझे पता है मेरे को तुम ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हो, ठीक है ना। और सीरियस कैसे ले, आप मजाक कितने करते रहते हो, पेपर में नंबर आ जाएंगे। चलो अब देखो ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है, -1.63, -1. सबके माइनस में है, सिर्फ एक भैया है कॉपर भैया। अब जो कॉपर भैया है ना, इनकी वैल्यू प्लस में आती है। क्यों सर इनकी वैल्यू प्लस में क्यों आती है, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इनकी जो एटमाइजेशन एनर्जी है, वो बैलेंस नहीं की जा सकती, किसके द्वारा, हाइड्रेशन एनर्जी के द्वारा, और इस वजह से वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। अच्छा एक और बात, चलो समझ में आ गया बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरली सबकी ज़्यादा नेगेटिव रहती है, और ज़्यादा नेगेटिव रहेगी तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी सबका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा भाई, क्लियर है ना। अब कॉपर जो है पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। चलो बहुत शानदार सर। अब देखो 2-3 बातें यहाँ से आपको जो याद रखनी है, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड फॉर M2 पॉजिटिव बाय M, M2 पॉजिटिव बाय M, ये रिडक्शन हो रही है, शायद आपको पता हो, ये +2 से 0 जा रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। अब तुम खुद मुझे बताओ यार, मेटल रिडक्शन शो करना पसंद करेंगी क्या? मेटल रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। मेटल का स्वभाव नहीं होता इलेक्ट्रॉन लेना, वो नहीं लेना पसंद करती, वो जनरली देना पसंद करती हैं, और इसी वजह से उनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है उनका वो नेगेटिव आ रहा है, कुछ उन्हें नहीं पसंद है इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। बाकी फिक्स भी नहीं है कि एक ट्रेंड बिल्कुल फिक्स वैल्यू हो, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो सबका जो सब निकाला जाता है। तो अच्छा ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कॉपर की जो वैल्यू होती है वो अकेली है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऐसा काहे है? क्योंकि जो कॉपर है भाई साहब, उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू द सम ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। अच्छा अब देखो जो सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए ना, लीटा कार आड़ी, ट्रिक पूरी बता देना। जो हाइड्रोजन से ऊपर है इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद करते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर आप इन्हें एसिड में डालोगे ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। सिर्फ कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मींस वो रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन चाहते हैं, और जब वो ऑक्सीडेशन चाहेंगे तो एसिड में से, देखो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ समझो। जैसे कि हमारे पास एक एसिड है HCl, ठीक है, इधर है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? जो इससे ज्यादा एक्टिव है, और इससे ज्यादा एक्टिव कौन है? जो इससे सीरीज में ऊपर है। अब इसकी खुद की वैल्यू तो 0 होती है ना, अब इससे ऊपर इट मींस उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू माइनस है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस रहेगा वही H2 गैस
लिबरेट करते हैं, सिर्फ वही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं ब्रो। आगे यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। किसी भी मेटल की अगर केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। आपको भी पता है डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, रिएक्टिविटी घटती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी घट रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। देखो ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना मतलब रिडक्शन करवाने की पावर बढ़ना। अगर कोई खुद पे रिडक्शन करा रहा है मतलब उसकी वजह से दूसरे पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। एंड reducing power is inversely proportional to 1 by E naught. E naught is very less except copper, so these metal are highly reactive. कॉपर को छोड़ के जितनी मेटल है वो बहुत रिएक्टिव होती हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, ऑक्सीजन लेना पसंद करता है, तो बढ़ जाता है। अच्छा, एसिडिक करैक्टर और जो आयनिक करैक्टर होते हैं बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर हम इस सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार्ट करें, डी एंड एफ ब्लॉक का दूसरा स्टार्ट करें पार्ट, और छोटा सा ही है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेनल्टीमेट शेल। मैं बता चुका हूँ प्री पेनल्टीमेट क्या होता है। एक होती है बैलेंस शेल जो सबसे बड़ी शेल होती है, उससे छोटी शेल पेनल्टीमेट, उससे एक छोटी शेल प्री पेनल्टीमेट या फिर एंटी पेनल्टीमेट। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा होगा, एफ में 1 to 14, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और डी में 0 से 1। क्या सर, डी में तो 1 से 10 जाना चाहिए, 0 से 1 क्यों जा रहा है? नाइस क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। देखो, अब यहां पे एफ ब्लॉक आता है, ठीक है ना। अब एफ ब्लॉक से पहले एस के कितने एलिमेंट आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं, दैट्स वाई एस में 2 इलेक्ट्रॉन। बट डी के कितने एलिमेंट आ पाए हैं? सिर्फ और सिर्फ 1, और कई बार उसमें से भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है। जैसे क्रोमियम के केस में एस में से 2 भी हो जाता है, 1 भी हो जाता है, छीन लेते हैं, तो इसमें से भी छीन के रखते हैं जनरली। तो एफ के स्टार्ट होने से पहले डी का सिर्फ 1 एलिमेंट आ पाया है। डी में कितने जा सकते हैं इज अ डिफरेंट थिंग, उससे पहले आया सिर्फ 1 है ना भाई, दैट्स वाई डी में वो 1 ही इलेक्ट्रॉन भेजते हैं जनरली। अब वापिस जाना पड़ेगा, 2 दिन में बैठ के नोट्स बनाए हैं, अब आज वन शॉट बनाया जा रहा है, बट स्टिल आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, सच्चाई बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास 3D 4F सीरीज है, ठीक है ना। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक होती है 4F, मैं तनिक इसको ना उधर कर देता हूँ। ये हमारे पास है बेटा जी 4F सीरीज, ये हमारे पास है 5F सीरीज। हमारे सिलेबस में थोड़ी सी 4F सीरीज है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं 4F सीरीज में क्या फंडा है, याद कैसे रखते हैं इसको? लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहां बाहर ले आओ। ओ ये इस सीरीज को लालू सीरीज भी बोलते हैं। लालू को एल से स्टार्ट हो रही है, लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है, लुटेटियम पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब लिखा गया 4F सीरीज। 4F सीरीज का दूसरा नाम होता है लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं इसको? ये लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है और नाम बिगड़ते बिगड़ते लेंथेनॉइड हो गया। इसको इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन होता है। क्यों होता है बताया था, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर होते हैं। डी का दूसरा नाम ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन के अंदर जो है उसे इनर ट्रांजिशन बोल देंगे। ये रहा, लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहाँ बाहर ले आओ। अगर तुम्हें कोई इससे अच्छी ट्रिक आ रही है ना, लिख देना यार कमेंट में, बहुत बढ़िया। मुझसे तो देखो यार, मैं पहले कई बार बोलता हूँ और हमेशा यही बात बोलूंगा कि कोई भी टीचर अच्छा जो होता है ना, वो उसके स्टूडेंट्स की वजह से होता है। जेन्युइन बात बोल रहा हूँ कि ना, जो एक टीचर की रियल पावर होती है ना, उसके स्टूडेंट होते हैं। तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आप जिसको भी आती है वो कर सकता है कि हाँ सर इसकी ये ट्रिक है। चलो अब एक पॉइंट आ जाते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एस के 2 और वो डी का, एस के ये 2 आउटर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे ना, डी के 0 से 1 जनरली ये +2 और कुछ केसेस में +4 भी शो कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना। घटना मतलब रिड्यूस। जैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि तुम्हारे भारत सर जिम ज्वाइन कर लें, रेगुलर जिम में जाएं, डाइट भी करें, देन उनका जो मोटापा है वो जो 110 kg के हो चुके हैं वो कम होने लगेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं घटना। रिडक्शन नहीं, घटना मतलब कॉन्ट्रैक्शन।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो लेंथेनॉइड्स का 4f सीरीज के एलिमेंट्स का वो कम होता जाएगा, और इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है, देख लीजिए, साइज कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। मैं बना के दिखा देता हूँ, अगर ऐसे बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, देख रहे हो? साइज कंटिन्यूसली घटता जा रहा है, और इस लगातार साइज के घटने को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब सर ये साइज घटता क्यों है? देखो यार, जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एग्री करते हो? न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता। बट एक बात बताऊं, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग किधर देखने को मिलेगा? सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एस में, फिर पी में, फिर डी में, और सबसे वीक होता है एफ में। एफ में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता ही नहीं है, वो रोक ही नहीं पाता बाहर के इलेक्ट्रॉन को। समझ के देखो, वो शो है। खुश हो जाते आप हैं। परंजल दीदी चाहे आपको जानती भी ना हो, तभी कहता हूँ मुझे इतना बड़ा स्टार बना दो कि वो मुझे जानने लग जाए प्लीज। बाहर के इलेक्ट्रॉन मान लो ये, और यहाँ पर नर्सरी के बच्चे बैठे हुए हैं। अब इसको रोक लेंगे क्या वो? ये नर्सरी के बच्चे, ये मान लो कोई मस्टंडा है, कॉलेज वाला है, और ये इधर अट्रैक्शन शो करना चाह रहा है, भाई नहीं रोक पाएंगे। ये बेचारे छोटे छोटे, क्या अरे दीदी की तलक मत देखो, ऐसे बोल सकते हो। चलो जोक्स अपार्ट। तो बेटा जी, लेफ्ट राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, जिसकी वजह से साइज जो है कंटिन्यूसली घटता चला जाता है। ठीक है, अब ये इसका कोज हो गया। अब इसके कंसिक्वेंस क्या हुए, परिणाम क्या निकले? अब देखो बेटा, सबसे पहला परिणाम तो ये निकला, the separation of lanthanoids is difficult as there is very little difference in their size due to which they have similar chemical properties। अब देखिए, साइज में डिक्रीज हो रहा था, बट इनका साइज लगभग सेम होता है, और साइज लगभग सेम है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज साइज पे ही डिपेंड करती हैं। साइज सेम तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम, तो इनको सेपरेट आउट करे कैसे? तो इस वजह से आप ब्लॉक के एलिमेंट्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है हाइड्रोक्साइड की। समझो ना, लेफ्ट राइट जाने पे साइज कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से क्या होता है? जब बॉन्ड छोटा होता जाएगा जब बॉन्ड कम छोटा होता जाएगा तो OH को रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा, OH को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, और जब OH को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा तो भाई निकलेंगे नहीं ना OH निकलेंगे नहीं, तो काहे का बेस? अब स्टार्टिंग वाला जो LaOH3 होगा, लैंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड होगा, उसका बॉन्ड तो बड़ा है, बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अब छोटा सब बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटता, वो प्रेमी जो है बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, आसान नहीं है उनको तोड़ना। आगे अगला है कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, साइज घट रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा, इसकी वजह से एक और फंडा हो गया, द साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज सिमिलर टू द साइज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। देखो, ये हमारे पास डी ब्लॉक होता है, ठीक है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 6D सीरीज है। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। यहाँ पर आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घटता चला जाता है। वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए था इनका टॉप टू बॉटम आते हुए, बट क्योंकि यहाँ पर साइज घटता जा रहा है रेगुलरली, तो इनका साइज घटता ही चला जाएगा, जिसकी वजह से इनका साइज लगभग सेम हो जाएगा। इनका साइज और इनका साइज जो है, सिंपल याद रखो, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज जो है
वो सेम हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा। उसके बाद यूजेज ऑफ लैंथेनॉइड्स हैं। यूज कहाँ पर होगा भैया इसका, ये तो याद रखने वाली बात है। इन ग्लास इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर तो नहीं होगा कुछ। इसके बाद है इन द मेकिंग ऑफ अलॉयज। अलॉयज बुलेट्स बनाने में। मिक्स मेटल एक अलॉय होता है जिसमें लैंथेनॉइड के अलावा आयरन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएगा, बिहेवियर नहीं आएगा। क्लियर है। मिक्स मेटल एक अलॉय है जो कि लैंथेनॉइड से, इसके अलावा आयरन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म होता है। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा जी। और बस अब तो क्या ही बोलूँ, जुट जाओ। मैं तो जुट गया हूँ, आप लोग भी जुट जाओ। दिन रात मेहनत एक करनी है। मेरा काम है तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलाना, तुम्हारा काम है तुम्हारे सर को पॉपुलर करना। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।